अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। भागने का शोर और पत्तों की सरसराहट से अस्परा की आंखें खुल गईं। इसने पहले आसमान की जानिब देखा जो स्याल बादल ओढ़े हुए थे जबकि चांद पूरी शान से चमक रहा था। फिर इसकी नजर अरहम के चेहरे की जानिब टकराई जो इसे उठाए हुए जंगल के दरमियान से बहुत तेजी से भाग रहा था। अरहम की रफ्तार इस कदर तेज थी कि इसने जल्दी से इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा, जिससे अरहम ने अपनी नजरें इसकी जानिब कुछ देर को की और फिर इसके सामने देखकर भागने लगा जबकि इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने अरहम के बाएं जानिब देखा जहां जैन भी इनके बराबर में भाग रहा था, लेकिन अली का कोई नामो निशान नहीं था। अली किधर है? अस्परा ने अरहम की जानिब सवालिया नजरों से देखा लेकिन वो इसे इग्नोर करता आगे बढ़ता रहा। अली किधर है अरहम? इसने चिढ़ते हुए वापस से पूछा। गो बैक टू स्लीप बेबी, वो नरमी से बोला। लेकिन अली। शट द हेल अप एंड गो बैक टू स्लीप, वो सख्ती से बोला। इससे ऐसे बात मत करो अरहम, जैन ने इनके बराबर भागते हुए कहा। माइंड योर ऑन डिमांड बिजनेस जैन, अरहम ने इसे वार्न किया, जिस पर वो एक नजर अस्परा की जानिब देकर अपने लब भींच गया। जबकि अस्परा एक नजर चांद और फिर अरहम को देखा तभी ठंडी हवा इसे छूकर गुजरी तो सर्दी से बचने के लिए इसने अपना आप अरहम की बाहों में छुपाने की कोशिश की, जिस पर वो इसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर गया। तभी कुछ फासले पर खड़ी इन्हें अरहम की गाड़ी नजर आई तो वो इसकी जानिब बढ़ गए। जैन ने दरवाजा खोला तो अरहम अस्परा के साथ लिए पिछली सीट पर बैठ गया जबकि इसने खुद ड्राइविंग सीट संभालकर गाड़ी चला दी। गो टू स्लीप, अरहम ने जब देखा वह खिड़की से बाहर देख रही है तो इसे अपने सार में लेकर इसके बालों में हाथ चलाते हुए हंसी से बोला और साथ खुद भी सीट के साथ अपना सर टिका दिया। मुझे नींद नहीं आ रही, अस्परा ने अरहम की आवाज में थकावट महसूस करके नरमी से कहा। वो थोड़ा नीचे झुका और इसके माथे पर अपने लब रख दिए, साथ ही से खुद के मजीद करीब करके मुस्कुरा दिया, जिस पर अस्परा का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि इसने पहली दफा अरहम की आवाज में इतनी नरमी और मुस्कुराहट महसूस की थी। इसने पलके उठाकर अरहम की आंखों में देखा तभी गाड़ी रुक गई। वो इसका हाथ पकड़कर बाहर निकला तो सामने मोट होटल देखकर अस्परा की आंखें फैली क्योंकि वो पूरी आबोताब से ऐसे खड़ा था जिसे यहाँ पहले कभी कुछ हुआ ही ना हो। सारे शीशे, हर चीज फिक्स थी। वो इसका हाथ पकड़कर सीढ़ियां क्रॉस करता हुआ इसे थर्ड फ्लोर पर ले गया जो कमरों से भरा हुआ था, जिसका रास्ता इंतहाई खूबसूरती से सजा हुआ था। वो तीनों चलते हुए आगे बढ़ने लगे। एक कमरे के सामने जाकर जैन ने इसका दरवाजा खोल दिया जो बहुत दिलकश था। यहाँ तुम रहोगी अस्परा, और ये दरवाजा तब तक नहीं खोलोगी जब तक मैं या फिर जैन ना हो, ओके? अस्परा ने नजर उठाकर जैन की जानिब देखा जो इनसे काफी फासले पर इनकी तरफ पुश्त किए खिड़की से नीचे की जानिब देखने में मसरूफ था। तभी इसने वापस से पलटकर अरहम की जानिब देखा जो सर्द आंखों से इसकी ही जानिब देख रहा था, बल्कि वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की जानिब देखता है। ठीक है, वो सिर्फ इतना ही बोल पाई। अरहम वापसी के लिए बढ़ा लेकिन सीढ़ियां उतरने से पहले वो जैन को इधर ही छोड़कर वापस कमरे की जानिब भागा जहां वो इन्हें जाता हुआ देख रही थी। इसने अस्परा के पेट पर हाथ रखकर अंदर की जानिब धकेला और एक हाथ से दरवाजा बंद करके इसके लबों पर झुका जबकि वो सांस रोके से देखने लगी जबकि इसकी धड़कनें अलग शोर मचाने लगी। अपना ख्याल रखना, वो इससे दूर होकर इसके माथे को अपने लबों से छूकर दरवाजा बंद करके चला गया जबकि वो पथराई आंखों से दरवाजे की जानिब देखने लगी, साथ अपनी पेशानी और होंठों को छूने लगी। नहीं, मुझे कोई हक नहीं इस तरह इसके बारे में सोचने का, कभी नहीं, वो नम आंखों से पेशानी को रगड़ते हुए बोली। आई हेट यू अरहम, तुम्हारे दो बोल नरमी के मुझे नॉर्मल नहीं कर सकते। तुमने सब कुछ छीना है मुझसे, मैं भी छीन लूंगी, तबाह कर दूंगी तुम्हारी लाइफ को। खबरदार अगर तुमने मेरे जज्बात से खेलने की कोशिश की। वो चीखने लगी। अब ये कौन सा रूप है तुम्हारा, वो दरवाजे के साथ बैठती हुई बोली। मैं जानती हूँ ये सब गलत है लेकिन जब तुम साथ होते हो सब इतना सही क्यों महसूस होने लगता है। आई हेट यू, आई रियली हेट यू। मामा पापा किधर हैं आप सब? प्लीज ले जाए मुझे यहाँ से, नहीं रहना मुझे यहाँ।
वो बेड पर गिरते हुए रोने लगी और रोते रोते इसे पता नहीं चला कि कब वो वापस नींद की लपेट में आ गई। हे बड़ी, हे एस्प्रा। जब वो सोकर उठी थी तो अरहम भी रूम में मौजूद था। दोनों ने खामोशी से नाश्ता किया। इसके बाद अरहम इसे अपने साथ इसी हॉस्पिटल में ले आया जहां एस्प्रा पहले भी आ चुकी थी। जब वो दोनों अली के रूम में दाखिल हुए तो वो मुस्कुराता हुआ बोला, कैसा महसूस कर रहे हो? अरहम ने इसका चेहरा देखते हुए पूछा, जो पीला पड़ चुका था। साथ ही पास पड़े स्टूल पर बैठ गया, जबकि एस्प्रा इसके पीछे ही खड़ी हो गई। यार मुझे नहीं पता, बस इस जगह से निकालो मुझे किसी तरह, वो मुंह सोड़ता हुआ बोला। जैन ने सब देख लिया, तुम्हें शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, अरहम ने इसकी जानिब देखते हुए कहा। शुक्र है। अली ने सुकून भरा सांस खींचा। वो फाइल किधर है जो मैंने तुम्हें पकड़ाई थी? अरहम ने सवालिया नजरों से अली से पूछा। वो मैंने पार्कर को पकड़ाई है। तो तुमने इनमें से कोई ऐसा शख्स देखा जिसे तुम जानते हो? अरहम ने सीने पर बाजू बांधते हुए पूछा। नहीं, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वैसे भी इस वक्त अस्परा साथ थी, मुझे बस इतना पता था, हर सूरत अस्परा को बचाना है, इसीलिए मैं बगैर इनसे लड़े बस इसे महफूज जगह ले गया। तुम लोगों ने नहीं देखा वो सब कौन थे? जिस पर अरहम ने लंबा सांस खींचा। नहीं, इनमें से जो इनका मेन आदमी था वो भाग गया था, पीछे सब इडियट छोड़ गया था, जिन सबको खत्म कर दिया था। वो गुस्से से बोला। तुम्हें क्या लगता है कौन था वो अरहम? अली ने नरमी से पूछा, लेकिन इसकी आवाज में सख्ती वाजिया थी। मैं नहीं जानता, वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला। मुझे लगता है हमें इसके बारे में बॉस को बता देना चाहिए। जिस पर अरहम ने अली को जिन नजरों से देखा, इसने अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरी और अपना मुंह सख्ती से बंद करके टीवी देखने लग गया। इसको बताने से क्या होगा? वो आकर हम पर ही चिल्लाएगा। हम इतना छोटा सा मामला नहीं संभाल पाए। अरहम ने टेबल से उठकर सुलगते हुए लहजे में कहा। लेकिन वो बकवास बंद करो अपनी, जैसे ही डिस्चार्ज हो जाओ मुझसे आकर मिलो। वो हुक्मिया लहजे में कहता हुआ कमरे से निकल गया, जबकि अस्परा भी इसके पीछे भागी। जल्द ही वो दोनों गाड़ी में मौजूद थे। समझ नहीं आता कब ये शख्स नट और कब संत हो जाए। वो इसको गुस्से से गाड़ी चलाता देखकर खुद से ही सोचने लगी। मैं चाहता हूं तुम हमेशा मेरी साइड पर रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे कदम मुझसे अलग नहीं होने चाहिए, समझ आया तुम्हें? अरहम ने अस्परा की जानिब देखते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, लेकिन इसमें वार्निंग नुमाया थी। जी, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जो इस लम्हे इंतहाई कोल्ड थी। मैं अभी ना तुम्हें होटल में रखने का रिस्क ले सकता हूं और ना ही घर में रखने का, क्योंकि ये तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। वो इसका हाथ पकड़कर कसीनो के अंदर ले जाते हुए बोला। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ महफूज हूं? वो तंजिया पूछने लगी। यस, वो इसे साथ लिए चलते हुए बोला। मतलब मैं इस जगह महफूज हूं? वो लब भींचते हुए सोचने लगी। साथ गेम्स वाली जगह को खाली खाली सा देखकर वो चंबे से अरहम के जानिब देखने लगी। कैसीनो ओपन्स ओनली एट नाइट। वो इस दिन वाले रास्ते से इसे गुजरता 3rd फ्लोर पर ले जाते हुए बोला, जो 5 बड़े कमरे पर मुश्तमिल था। एक का दरवाजा खोलकर वो अस्परा के संग इसमें दाखिल हो गया। तुम यहाँ पर महफूज हो, अगर गलती से यहाँ कुछ हो जाता है तो सीधा रोमेरो के पास जाना, वरना मैं अपना नंबर यहाँ रख कर जाता हूँ, वो डायल कर लेना। मैं रात तक वापस आ जाऊंगा। अरहम ने एक नोट पर अपना नंबर लिखकर टेलीफोन के करीब रखते हुए कहा। अस्परा, इस दफा कुछ गलतियां भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें जिस जगह ढूंढूंगा ना, तुम्हें इधर ही जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। वो सदमहरी से बोला, जिस पर अस्परा का पूरा वजूद कपकपाया। वो इसकी आंखों में देखता फोन करता कमरे से निकल गया, जबकि वो पीछे से दरवाजे को घूरने लगी। पता नहीं इसका मसला क्या है, कभी बिल्कुल मोहब्बत करने वाला शख्स बन जाता है और कभी पूरा मॉन्स्टर। इडियट ना हो तो। वो टीवी चलाकर खुद से ही बड़बड़ाने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब इसने दरवाजा खोला तो सामने रोमेरो इज्जत से नजरें झुकाए इसके लिए लंच की ट्रॉली लिए खड़ा था। मुझे भूख नहीं है, वो आहिस्की से बोली। मेरा नाम रोमेरो है मैडम, कोई भी काम हो तो मैं नीचे कसीनो में ही हूँ, वो नरमी से बोला। ओके रोमेरो, लेकिन मैं इस कमरे में बंद नहीं रह सकती,
مجھے بھی نیچے جانا ہے، اسپرا نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا اندر اتنی تنہائی میں دم گھٹنے لگا تھا۔ تو وہ ہاں میں سر ہلاتا اسے اپنے ساتھ نیچے لے گیا، جہاں وہ اسے سارا کسینو گھمانے لگا، ساتھ ساتھ اسے ہر چیز کے بارے میں بتانے لگا۔ کچھ گیمز کے نام جو اسپرا کو نہیں آتے تھے وہ بھی اس نے بتائے، اور ساتھ کچھ گیمز کھیلنا بھی اسے سکھائیں۔ اسپرا کو وہ صحیح اپنا باڈی گارڈ لگا، کیونکہ رومیرو کے لہجے میں ادب اور عزت اس کے لیے نمایاں تھی، جس کے چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ صرف روبوٹ کی طرح اسے سمجھاتا اور سکھاتا رہا۔ جب وہ تھک گئی تو اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کچھ بھی کام ہو تو میں نیچے ہی ہوں، رومیرو کہہ کر چلا گیا تو اسپرا بھی دروازہ لاک کر کے واش روم میں چلے گی تاکہ فریش ہو سکے۔ فریش ہو کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور سائڈ ٹیبل سے میگزین اٹھا کر وہ ریڈ کرنے لگی۔ تبھی دروازے کے کھلنے کی آواز آئی تو اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی آنے والا کون ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں ارحم سے ٹکرائیں، جو کافی بری حالت میں اسے لگا۔ اس نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی شرٹ اور بازو پر خون ہو۔ وہ خوف سے خود میں سمٹنے لگی، ساتھ میں اس کے ذہن میں وہ دن یاد آیا جب پہلے بھی ایک بار وہ گھر میں خون سے لت پت نشے کی حالت میں آیا تھا، لیکن آج وہ جس طرح چل رہا تھا، یہ تو وہ جان گئی تھی کہ ارحم نے الکوہل نہیں پی، مگر پھر بھی وہ اس کے قریب آنے پر اپنے آپ میں ہی چھپنے لگی۔ یہ تمہارا خون نہیں ہے، صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ جب ارحم اسپرا کے قریب پہنچ کر اس کے اوپر جھکنے لگا تو اسپرا نے ارحم کے وجود پر کوئی چوٹ محسوس نہیں کی تو پوچھنے لگی، صحیح کہہ رہی ہو۔ اس نے سکون سے کہہ کر اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپانا چاہا، مگر اسپرا ایک جھٹکے میں اس سے دور ہوئی، جس پر ارحم نے سر مہری سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، ایسے نہیں، پلیز پہلے شاور لے کے آؤ۔ اسپرا نے ارحم کے کچھ ریئیکٹ کرنے سے پہلے جلدی سے التجائیہ کہا، جس پر ارحم نے اسے گھورا۔ میں ابھی واپس آ رہا ہوں، سونا نہیں ہے۔ وہ اسے فون کرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کی جانب بڑھ کر بارش کی بوندوں کی آواز سننے لگی، ساتھ ہی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ارحم فریش ہو کر اس کی جانب بڑھا، جو باہر بارش کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے اسپرا کے بال گردن سے ہٹائے اور وہاں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ جو بارش کی بوندوں کی آواز پر سکون محسوس کر رہی تھی، ارحم کے لمس پر تڑپ کر اپنا رخ اس کی جانب کیا، جہاں اس کی آنکھیں ڈارک پیچ بلیک آنکھوں سے ٹکرائیں۔ جانتی ہو، آج تک میری کسی لڑکی نے توجہ نہیں کھینچی اسپرا، لیکن تم میں کچھ ہے، کچھ ایسا کہ میں تمہاری طرف کھینچا چلا آتا ہوں۔ ارحم نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر اس کی خوشبو اپنی رگوں میں اتارتے ہوئے بولنے لگا، جبکہ دوسری طرف ارحم کی اتنی نزدیکی پر اسپرا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ تم میں کچھ تو ہے، جیسے کہ something so innocent yet corrupted, so perfect yet imperfect, so flawless yet mistakeless۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کا رخ اوپر کی جانب کرتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی، جبکہ دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ مجھے ذرا برابر افسوس نہیں ہوا جب میں تمہیں تمہارے پیرنٹس سے چرا کر لے آیا۔ یقین کرو، مجھے اس پل بالکل برا نہیں لگا جب میں نے تمہارے والدین کو تم سے دور کر دیا۔ ہیل، مجھے بالکل پچھتاوا نہیں ہوا جب میں نے تمہارے فیونسی کی ٹانگ توڑ دی، بلکہ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، میں نے اسے جان سے نہیں مار دیا۔ ارحم نے اسپرا کا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب لاتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، جبکہ وہ اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی ارحم نے اسے چاہ کر بھی وہ جیت نہیں پائے گی۔ کیا ہو تم ارحم، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے جانا ہے تمہاری دنیا سے واپس اپنی دنیا میں، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ بہت بڑا کرنا ہوگا۔ یہ روز روز کی بحث اور لڑائی مجھے کہیں نہیں جانے دے گی، کیونکہ تم ایک مونسٹر ہو جس سے رہائی اتنی آسان نہیں، لیکن میں اسے آسان بناؤں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، جو بغیر پلک جھپکے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کچھ بڑا کرنا ہوگا، کچھ بہت بڑا۔ مجھے ارحم سے دور جانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے اسے بہت قریب آنا ہے، بہت زیادہ قریب۔
अस्परा ने सोचते हुए अरहम के चेहरे पर अपना हाथ रखा, जिस पर वो हैरत से देखने लगा, मगर जल्द ही वो खुद को कंबस कर गया। इतना करीब कि इसकी सांसों में चलते राजों को जान सकूं। इसने इसकी शारक पर अपनी चलाई, इतना करीब कि इसकी आंखों में आज और कल देख सकूं। इसकी आंखों में देखते हुए खुद से ही अहद करने लगी। तभी अरहम नीचे झुका और इसके लबों पर अपने लब रख गया। अरहम के यूं अचानक लम्स पर वो सटपटाई। He wants to play, so let's play. अस्परा ने दिल में कहते हुए इसकी गर्दन के गिर्द बाजू हाल करके खुद के मजीद करीब किया। कुछ देर बाद वो इससे दूर हुआ तो इसकी आंखों में देखने लगा, जो दिल पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस ले रही थी। तो तुमने इस दफा किसका कत्ल किया? खुद को नॉर्मल करने के बाद अस्परा ने आहिस्ती से इसके हाथ पर अपने हाथों में कैद करके वापिस से बारिश की जानिब देखते हुए पूछा। वो आदमी जिन्होंने घर पर हमला किया था। अरहम ने एक नजर इसे देखने के बाद बारिश को देखते हुए जवाब दिया। मतलब तुमने तो अली को बोला था इन सबको मार दिया इस रात? अस्परा ने झटके से इसकी जानिब अपना रुख करते हुए हैरानी से पूछा। मैंने झूठ बोला था इससे, अरहम ने बारिश की बूंदों का शोर महसूस करते हुए नरमी से कहा। मगर ऐसा क्यों? अस्परा ने इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए पूछा। क्योंकि अली जितना जोली टाइप स्वीट सा लड़का लगता है वैसा है नहीं। वो तब तक सुकून से नहीं बैठता जब तक इस बंदे के दिल में गोली ना उतार देता जिसने इसके पेट पर मारी थी। और जैसी इसकी हालत है, मैं चाहता था वो बस आराम करे। अरहम ने इसके बालों से कैचर उतारते हुए कहा, जिससे बाल अस्परा की पुश्त पर गिर गए। क्या तुम्हें इनसे कोई इंफॉर्मेशन मिली? आखिर वो लोग क्यों आए थे? अस्परा ने अपनी धड़कनों को नॉर्मल करके मजबूत लहजे में पूछा। इतना तो पता चल चुका है जिससे मैं ये सारा मामला संभाल सकूं। अरहम ने इसे खुद के सीने से लगाकर इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। अरहम, वो तुम्हें कत्ल करने क्यों आए थे? अस्परा ने संभल कर सवाल किया, साथ ही अपनी नजरें झुका गई। वो मुझे कत्ल करने नहीं आए थे, वो किसी और इरादे से आए थे। अरहम ने लंबा सांस खींचते हुए जवाब दिया। फाइल के लिए? अस्परा ने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा, जिस पर अरहम ने कुछ पल गहराई से इसके चेहरे को देखा। फाइल के लिए ही। वो कुछ देर बाद इसकी आंखों में देखते हुए बोला। वो फाइल क्यों चुरा चाह रहे थे? अस्परा ने अपने बाल कान के पीछे करते हुए आहिस्ती से पूछा। क्योंकि वो बहुत जरूरी है, इसी वजह से। अरहम के जवाब पर अस्परा ने तजस्सुस से इसकी जानिब देखा। आखिर ऐसा भी क्या हो सकता है इस फाइल में? अस्परा ने अपना हाथ अरहम के दिल पर रखा और इसकी आंखों में देखने लगी, जिस पर अरहम की आंखों में दो पल के लिए हैरत समाई, मगर जल्दी वो खुद को नॉर्मल कर गया। अरहम, ऐसा भी क्या था इस फाइल में? अस्परा ने इंतहाई नरमी से पूछा और साथ दूसरे हाथ से अरहम के बाजू पर मौजूद टैटूज पर अपनी उंगलियां फेरने लगी। इस फाइल में डायमंड शिपमेंट के सारे सबूत मौजूद हैं, अरहम ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बताया। सबूत? क्या वो ये सबूत हासिल करके तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं? अस्परा के सवाल पर अरहम ने कहका लगाया। नहीं, वो ये अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरहम ने अस्परा का रुख वापस से बारिश की जानिब करते हुए कहा। लेकिन वो कैसे? अस्परा ने नासमझी से फिर से अपना रुख इसकी जानिब किया। हम डायमंड अफ्रीका से खरीदते हैं, जिसका मेन हेड एंगोला में है। जो शख्स एंगोला पर हुकूमत कर रहा था, इसकी अभी अभी मौत हुई है। इसकी जगह इसके बेटे ने संभाल ली है। अब आगे भी इनसे डायमंड खरीदने के लिए हमें इन सबूतों की जरूरत है। अरहम अदाकर बेड की जानिब बढ़ गया। जूते उतार कर वो आराम से हेडबोर्ड के साथ टेक लगाकर बैठ गया। लेकिन तुम्हें सबूतों की क्या जरूरत? तुम इनके रेगुलर कस्टमर नहीं हो क्या? वो तो तुम्हें जानते होंगे ना? अस्परा ने भी बेड पर चढ़कर इसके बराबर में बैठते हुए पूछा। हाँ, जानते हैं, मगर ये एक प्रोसीजर है जिस पर अमल करना होता है, क्योंकि इनके पास सारी दुनिया से लोग खरीदने जाते हैं। इनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। अरहम ने अपना चेहरा इसकी जानिब करते हुए कहा। इसका मतलब कोई भी आम इंसान जाकर वो फाइल दिखाकर डायमंड खरीद सकता है? अस्परा ने सराहने पर सर रखकर खुद के ऊपर ब्लैंकेट लेकर इसके जानिब चेहरा करते हुए कहा।
نہیں، وہ اس فائل کے ذریعے ان تک پہنچ سکتے ہیں. رکو صحیح سے بتاتا. اور ہم نے اس کے برابر لیٹ کر بلینکٹ اپنے اوپر اچھے سے لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بتانے لگا. کسٹمر کو ڈائمنڈ خریدنے سے پہلے ساری رقم ادا کرنی ہوتی ہے. نمبر 1، جس کے بعد انہیں آدھا ڈائمنڈ ملتا ہے جو کہ اصلی نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر کوڈ ورڈ یا پھر بلوئش سیاہی ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے آپ نے کس جگہ جانا ہے. جب آپ کو وہ جگہ مل جاتی ہے تو آپ کو اپنا آدھا ڈائمنڈ دکھانا ہوتا ہے اگر وہ وہاں موجود ہو. ڈائمنڈ کے ساتھ میچ ہو جانے پر تو آپ کو ڈائمنڈ حاصل کر لیتے ہیں. اور ہاں، اگر یہ کسی عام انسان کے پاس بھی ہو اور میچ ہو جائے تو وہ ڈائمنڈ لے سکتا ہے. اوہ، اسپرا صرف اتنا ہی بول پائی اور ساتھ سوچنے لگی کسی غیر قانونی کام کو کرنے کے لیے بھی کس قدر دماغ کی ضرورت پڑتی ہے. اسپرا کے ری ایکشن پر رحم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسپرا کے چہرے کو نرمی سے چھوا، جس پر وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی اور کچھ دیر بعد دونوں ہی نیند کی وادی میں اتر گئے. اسپرا کی جب آنکھیں کھلی تو اس نے اپنے برابر والی جگہ کو خالی پایا، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کی جانب آنکھیں گھمائی تو اس کی آنکھوں میں الجھن نہ سمائی. حد ہے، سوئی کہیں ہوتی ہوں اور پہنچ کہیں اور جاتی ہوں. جیسے انسانوں کی چڑیا ہو گئی جو کبھی کہیں اور کبھی کہیں ہوتی ہے. وہ منہ بسورتے ہوئے کمرے میں دیکھنے لگی کیونکہ اس وقت وہ کسینوں کی بجائے گھر میں موجود تھی اور وہ جلدی سے بیڈ سے اتر کر کمرے سے نکل گئی تاکہ گھر کو دیکھ سکے. لیکن وہ پہلے کی طرح خوبصورت تھا. پرسوں رات ہوئے حادثے کا نام و نشان بھی نہیں تھا. ہر جگہ اپنی جگہ پر خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی. وہ جلدی سے سیڑھیاں کراس کرتی ہوئی گارڈن میں گئی. شکر ہے اللہ کا یہ بھی ٹھیک ہے. افسرا نے گارڈن کو اچھی حالت میں دیکھ کر سکون کا سانس لیا. 1 منٹ، مجھے کیوں اتنی فکر ہو رہی تھی اس گھر کی؟ اسپرا خود سے ہی بڑبڑائی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتی جلدی سے واپس اپنے روم میں چلی گئی اور فریش ہو کر واپس سے نیچے آئی تو اس کی نظر ملازمہ پر پڑی جو ناشتہ بنانے میں مصروف تھی. کچھ دیر بعد اسپرا نے ناشتہ کیا اور باقی کا اپنا وقت گارڈن میں گزارا. مجھے ارحم کا دل جیتنا ہے تاکہ وہ مجھ پر یقین کرے، جو کہ بہت مشکل ہے. اور ہم جیسے انسان کے دل میں رہنا کوئی آسان کام نہیں. وہ دوسرے آدمیوں سے کافی مختلف ہے. پتہ نہیں کیا ہو تمہارا، تم نے میرا اتنا نقصان کیا اور میں یہاں بیٹھی تم ہی سوچ رہی ہوں. پتہ نہیں ماما پاپا کدھر ہیں، اور دانش کا بھی کچھ پتہ نہیں، کاش وہ بھی ٹھیک ہو. اسپرا خود سے ہی سوچنے لگی اور اپنے قدم کچن کی جانب بڑھا دیے اور اپنے ہاتھوں سے گوگل کی مدد سے اٹیلین ڈش تیار کرنے لگی. ابھی وہ بنا کر فارغ ہوئی تھی تو اس کی توجہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ارحم نے کہنچی. تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اس نے اسپرا کے قریب آ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. نہیں، جو فریش ہو کر آ جاؤ، ساتھ کھانا کھاتے. اسپرا نے ٹیبل پر پلیٹیں رکھتے ہوئے کہا، جس پر ارحم نے ایک نظر دیکھ کر سیڑھیاں کراس کرتا ہوا روم میں چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا. جانتے ہو، آج یہ میں نے خود بنایا ہے. ارحم جو کھانے ہی لگا تھا ایک نظر ڈش کو اور پھر اسپرا کو اور پھر سے ڈش کی جانب دیکھا. کیا تم نے اس میں زہر ملایا ہے تاکہ مجھے مرتا ہوا دیکھ سکو؟ ارحم نے آبرو چکاتے ہوئے پوچھا. اسپرا جو مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، ارحم کے اس الفاظ پر اس کی مسکراہٹ سمٹی. میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ اسپرا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا. ظاہر سی بات ہے، مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے، ارحم نے کہتے ہوئے کھانے کا چمچ اپنے منہ میں رکھا. ٹھیک ہے، میں تم سے جان چھڑوانا چاہتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں اتنی چیپ حرکت پر اتر آؤں گی. وہ دانت پیستے ہوئے بولی. اچھا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ارحم نے اس کی جانب اشارہ کیا جو اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اس کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھی. کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں نہیں پتا میں نے اٹیلین ڈش پہلی بار بنائی ہے، اسی لیے ایسے تمہارے پاس پر جوش ہو کر بیٹھی ہوں تاکہ تم بتاؤ کیسی بنی ہے. جس پر ہم نے اسے ان نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو تم پاگل واگل تو نہیں ہو؟ کیا ہے، میں نے کھانا بنایا تو کم سے کم ایک کمپلیمنٹ نہیں مانگ سکتی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جس پر ارحم نے ابرو چکائے تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی. ڈونٹ ایور رول یور آئیز ایٹ می. ارحم نے اسے وارن کیا. او ایسا ہے کیا؟ اسپرا نے مسکراتے ہوئے مزے سے پوچھا. یو آر ڈرنک؟ ارحم نے آنکھیں سکیڑی. ارحم کیا ہے؟
तुम्हें मैं नशे की हालत में दिख रही हूँ क्या? मैंने बस खाना बनाया और तुमसे पूछ रही हूँ कैसा बना, इसमें क्या गलत है? अस्परा की बात पर इसने आखिरी चम्मच मुंह में डाला, इसके बाद पानी पिया। आई हेट रिस्टो, वो कहता हुआ इसे पीछे धकेल कर उठ गया, जबकि अरहम के अल्फाज पर इसका मुंह खुल गया। लेकिन वो नजरअंदाज करता डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया, जबकि अस्परा जल्द ही होश में आई और इसके पीछे भागी। जब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गया तो अस्परा ने इसके कंधे पर अपनी उंगली मारकर इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। You look beautiful with that light blue maxi, rolled up sleeves, furious eyes and loose hair. मेरे ख्याल में तुम्हें ऐसी ड्रेसिंग अक्सर करनी चाहिए। और हमने पलटकर इसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर अस्परा के दिल की एक बीट मिस की। तुम? अस्परा ने इसके सीने पर उंगली रखी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम ये करोगे मेरे साथ? अस्परा ने आबरू झुकाते हुए पूछा। और क्या चाहती हो यहां खड़ा होकर तुम्हें किस करूं? वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है, कर देता हूं। अरहम ने एक सीढ़ी नीचे उतर के इसकी जानिब बढ़ते हुए कहा। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बोला था खाना बनाने के लिए, क्योंकि इस काम के लिए मेरे घर में मुलाजमीन हैं। अरहम के अल्फाज पर अफसरा ने इसे घूरा, अपने कदम ऊपर की जानिब बढ़ाए, मगर अरहम ने जल्द ही इसे कमर से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया। Did last night convince you that you can make me for granted? अरहम ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जबकि इसके लबों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। नहीं, लास्ट नाइट मुझे महसूस हुआ तुम्हारे पास एक अच्छी साइड भी है, मैं बस वही देखना चाहती हूँ। अस्परा ने नरमी से कहा, जिस पर अरहम की आंखें ब्लैंक हो गईं। मैं अच्छा नहीं हूं, अरहम ने सट में से कहकर अस्परा की कमर पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। ऐसा है क्या? चलो दिखाओ फिर मुझे। अस्परा ने अपनी कमर से उठते दर्द को इग्नोर करके इंतहाई नरमी से कहा, जिस पर इसकी आंखें हैरत से फैली, मगर वो जल्द ही खुद पर काबू कर गया। You are trying to play with me, fire, अस्परा। अरहम ने इसके बाल गर्दन से हटाकर इसकी आंखों में देखते हुए वार्न किया, जिस पर अस्परा के दिल की धड़कन खौफ से बढ़ी। Then play with me, अस्परा ने खुद को मजबूत ठहराते हुए कहा और साथ ही अपना हाथ इसके सीने पर रख दिया और दूसरा हाथ इसके चेहरे पर रखकर धड़कते दिल के साथ अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब ले जाने लगी। इससे पहले अरहम मजीद कुछ कहता है, इन दोनों की तवज्जो दरवाजे पर बजती बेल ने खींची, जिस पर अफसरा ने खौफ से अरहम की जानिब देखा, लेकिन वो इसकी हालत पर मुस्कुराते इसे खुद से दूर करके जल्दी से नीचे दरवाजा खोलने चला गया, जिस पर अस्परा अभी इसके पीछे ही नीचे आ गई। तुमने दरवाजे का पासवर्ड बदल दिया? अली ने घर में दाखिल होकर अरहम से पूछा। और तुम्हें नहीं लगता इस वक्त तुम्हें आराम करते होना चाहिए? अरहम के कुछ बोलने से पहले अस्परा ने इसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर इन दोनों ने मुड़कर अस्परा की जानिब देखा, जो बाजू सीने पर बांधी खड़ी थी। और तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस वक्त सोते हुए होना चाहिए था? अली ने इसकी जानिब देखते हुए शरारत से कहा, जिस पर वो इसे घूर कर रह गई। अली, क्यों आए हो? जो काम है वो बोलो। इससे पहले अस्परा कोई जवाब देती अरहम एक एक लफ्ज चबा कर बोला। हमने पता लगवा लिया है वो कौन है आदमी। अली की बात पर अरहम की आंखें सर्द हो गईं। इनमें से कुछ देर पहले चमक थी, वो सिरे से ही गायब थी। लेट्स गो, अरहम ने सख्ती से कहा और वो दोनों दरवाजे की जानिब बढ़ गए, लेकिन इससे पहले वो दरवाजे से बाहर निकल जाता, अस्परा ने तेजी से आगे बढ़कर इसका रास्ता रोक दिया। पीछे हटो अस्परा, अरहम ने सटमहरी से कहा। तुम्हें आया भी कुछ देरी हुई है अरहम, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अभी तुम अगर कहीं जाओगे तो वो सिर्फ बिस्तर है और कहीं नहीं। उसकी आंखों में देखते हुए तुर्क ब तुर्क बोली, अस्परा ये बहुत जरूरी। अली, बाहर जाकर वेट कर, मैं बस आ रहा हूं। इससे पहले अली कुछ कहता, अरहम ने इसे टोकते हुए कहा, जिस पर वो सर हिलाता हुआ वहां से चला गया। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जब कोई मुझे काम के दौरान टोके, इसलिए बेहतर है अस्परा तुम मेरे रास्ते से छोड़ो। और हमने नरमी से कहा, लेकिन इसकी आवाज में वार्निंग नुमाया थी, जिस पर वो पीछे हट गई तो दरवाजे की जानिब बढ़ गया। और हमने पलटकर इसकी जानिब देखा, जो परेशानी से अपनी कॉलर बोन पर उंगली फेर रही थी, और वो आगे बढ़कर इसके माथे पर लप रख गया, जिस पर अस्परा ने हैरत से इसकी जानिब देखा। थैंक्स फॉर द डिनर,
वो नरमी से कहकर दरवाजा बंद करके चला गया, जबकि वो शौक पर से अपनी पेशानी को छूने लगी। अभी तो कह रहा था मैंने बनाया, वो इसे पसंद नहीं था, फिर अब ये क्या? सैन ठीक कहता है, अरहम के करीब रहना है तो जो वो चाहता है वो बिल्कुल वैसा ही करो बस। वो अपनी पेशानी पर धड़कते दिल के साथ हाथ फेरते हुए सोचने लगी जहां इसका लम्स था। अगले कुछ दिन इंतहाई पुरसुकून गुजरे, क्योंकि अरहम अपने काम में मसरूफ होने की वजह से सुबह जल्दी निकल जाता और रात देर में वापस आता। मगर इस वक्त में एक तब्दीली आई थी, शायद वो अस्परा पर यकीन करने लगा था, इसीलिए इसने अस्परा को घर से बाहर निकलने की परमिशन दे दी थी। लेकिन इस वक्त इसके साथ हर पल बॉडीगार्ड मौजूद होता था। सॉरी मैम, मगर सर ने कहा है आपको मोट होटल ले जाऊं। अस्परा जो शॉपिंग पर निकली हुई थी, शॉपिंग के बाद इसे थकावट महसूस हुई, तो इसने अपने बॉडीगार्ड को विक्टर से कहा वो आम से होटल में खाना खाएगी, जिस पर विक्टर ने अरहम को कॉल मिला दी। कॉल पर अरहम से बात करके इसने अस्परा से कहा क्या मैं अरहम से बात कर सकती हूँ? अस्परा ने नरमी से कहा, क्योंकि वो जानती थी विक्टर पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा है। जी मैम, विक्टर ने कहकर अरहम का नंबर डायल किया और अस्परा की जानी बढ़ा दिया। हाँ बोलो विक्टर। अरहम की मसरूफ सी गहरी आवाज गूंजी, जिस पर अस्परा का दिल तेजी से धड़का। नहीं विक्टर नहीं, तुम्हारी टेस्फोरो बात कर रही हूँ। अरहम इसे जिस नाम से पुकारता था, अस्परा वो लेते हुए मजबूत लहजे में कहा, ओह आई सी, व्हाट कैन आई डू फॉर माई टेस्फोरो? वो मसरूर सी लहजे में पूछने लगा। मुझे भूख लगी है, मुझे तुम्हारे इतने बड़े होटल में खाना नहीं खाना, प्लीज मुझे किसी छोटे से होटल में खाना है। अस्परा ने मुंह बिसोरते हुए कहा। माई ऑर्डर्स आर क्लियर। अस्परा, मैंने जहां चाहा तुमने इधर शॉपिंग की, और अब भी तुम बस इधर ही जा रही हो जहां मैं कह रहा हूं, बस बात खत्म। इसने हुक्मिया लहजे में कहा। क्या हो गया है अरहम, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मैं यहां से कहीं भाग जाऊंगी। ठीक है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो विक्टर पर करो, वो एक पल के लिए मुझसे दूर नहीं हुआ, साए की तरह मेरे साथ है। अरहम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे खाने दो किसी आम से होटल में, मेरा नहीं दिल कर रहा किसी हाई क्लास जाकर जगह पर खाना खाने को। इसने इल्तिजाइया कहा, जिस पर अरहम ने लंबा सांस खींचा। फाइन, लेकिन अरहम प्लीज। ओके, लेकिन तुम जल्द ही घर पर मौजूद हो, मैं भी कुछ देर में बस निकल रहा हूं यहां से। इसने एक लफ्ज पर जोर दिया। ठीक है, समझ गई। अस्परा ने कहकर जल्दी से कॉल बंद कर दी, और इससे पहले अरहम अपना मूड बदल देता और सेल्फ विक्टर की जानिब बढ़ा दिया। अब किसी ऐसे होटल में लेकर जाना जो छोटा सा हो, ना कि अरहम की तरह किसी बड़े से होटल में ले जाना। अस्परा ने सीट के साथ पुश लगाते हुए कहा। जी मैम। वैसे विक्टर, तुम कब से अरहम के लिए काम कर रहे हो? अस्परा ने पानी पीते हुए पूछा। 5 साल से, विक्टर ने मुख्तसर से जवाब दिया। ये बहुत ज्यादा दौरानिया है। वो स्पैगेटी का चम्मच मुंह में रखते हुए बड़बड़ाई, साथ ही इसने नजर रेस्टोरेंट से बाहर दौड़ाई जहां लोग शोर मचा रहे थे, घूम फिर रहे थे और इनके कह के हवाओं में गूंज रहे थे। अस्परा के दिल में सुकून सा उतरा, क्योंकि इसने ये रौनकें तब से नहीं देखी थी जब से अरहम ने इसे किडनैप किया था। वो खाना खाकर बाहर निकली तो इसकी तवज्जो छोटी सी शॉप ने खींची जहां ब्रेसलेट्स हवा में लटक रही थी। अस्परा ने इसकी जानिब कदम बढ़ाने से पहले पीछे मुड़कर विक्टर को देखा, जो लोगों को पीछे धकेल रहा था और गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अस्परा को इसकी हालत पर हंसी आई, मगर जब्त करती वो शॉप की जानिब बढ़ गई। इसने एक ब्रेसलेट पकड़ ली जिसके साथ शेल्स लटक रहे थे, क्योंकि ये देखकर इसे बेला की याद आई थी। आप ये नहीं खरीद सकती मैम, विक्टर ने इसके बराबर आकर कहा। इट्स क्यूट विक्टर, लेकिन आप नहीं खरीद सकती, बॉस को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत सस्ती लग रही है। इसने कहकर अस्परा से वो ब्रेसलेट ली और वापस से लटका दी। लेकिन हम लोगों ने अभी इससे सस्ते होटल में खाना खाया है, क्या तुम्हें वो भूल गया? अस्परा ने इसे घूरा। इस रेस्टोरेंट के मालिक बॉस हैं। व्हाट? अस्परा ने हैरत से इसकी जानिब देखा। जी, वो सुकून से यह वहां देखते हुए बोला। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगी कोई होटल सेलेक्ट करो। वो गुस्से से बोली और वापस से ब्रेसलेट पकड़ ली। आई लव शेल्स
and I really want to buy it. विक्टर के कुछ बोलने से पहले वो स्पॉट लहजे में बोली, जिस पर वो सर हिलाते इस ब्रेसलेट की रकम अदा करने लग गया। जबकि अस्परा मार्केट में मौजूद लोगों का रश देखने लगी, तभी इसकी नजर होटल में गई। वहां मौजूद बैठे शख्स को देखकर इसकी सांसें थमी। मैम, विक्टर ने इसे पुकारा तो अस्परा ने नजर उठाकर विक्टर की जानिब देखा। मैम, सब ठीक है? विक्टर के अल्फाज पर अस्परा ने जल्दी से खांसी की और इसकी आंखों से आंसू रूहानी से बहने लगे। इसने पलटकर वापस से होटल में देखा, जिस पर इसे कंफर्म हो गया ये वही शख्स है। तो इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मैम, पानी प्लीज, मुझे पानी की जरूरत है, अस्परा ने लरजती आवाज में कहा और जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। इससे पहले इसका मुंह जमीन से टकराता विक्टर ने इसे बाजुओं से थामकर पांव पर खड़ा किया। मैं ठीक हूं, मुझे बस पानी की जरूरत है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, प्लीज पानी, अस्परा ने खांसी करते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, जिस पर एक पल को विक्टर इसे अकेला छोड़ जाने पर हिचकिचाया, मगर अस्परा की हालत देखते हुए पानी की बोतल लेने चला गया। जब अस्परा ने देखा वो भीड़ में अब नजर नहीं आ रहा तो वो जल्दी से होटल के अंदर भागी। इस शख्स की अस्परा की जानिब पुश्त थी, मगर सामने बैठे इसके दोस्त वो अच्छे से पहचान गई थी। दानिश, अस्परा ने नम आंखों से इसके पीछे खड़े होकर इसे पुकारा, जिस पर दानिश ने पलटकर अस्परा की जानिब देखा तो इसकी आंखें शौक से फैली। फेरी, वो भीगे लहजे में बोला, जिस पर अस्परा का दिल टुकड़ों में तकसीम होने लगा। ये क्या हुआ? अस्परा ने जब देखा वो किस चीज पर बैठा है तो वो टूटे फूटे अल्फाज में बोली, ब्राजीलियन। हमजा की आवाज पर वो झटके से इसकी जानिब देखने लगी, जबकि तकलीफ से इसका दिल फटने लगा। ओ मेरे खुदा, ये नहीं हो सकता। दानिश, इसने शिद्दत से आंखें बंद करते रोते हुए कहा। इधर देखो फेरी, मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, दानिश ने अस्परा के हाथ अपने हाथों में लेकर मजबूत लहजे में कहा। इसने इतनी बुरी तरह इसकी टांग पर मारा कि इसकी टांग ही पैरालाइज्ड हो गई, हमजा ने दांत पीसते हुए कहा, जिस पर अस्परा दानिश के सामने इसके कदमों में बैठ गई। मुझे माफ कर दो दानिश, प्लीज, ये सब मेरी गलती है। वो इसके हाथ थामकर बेबसी से रोने लगी। मेरी तरफ देखो अस्परा, दानिश ने इसका चेहरा अपनी जानिब किया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया फेरी, बहुत याद आई तुम मुझे। वो इसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला। मैं भी बहुत याद करती हूँ तुम्हें, मामा पापा सबको, सब बहुत याद आते हो मुझे। वो इसकी आंखों में देखते हुए तकलीफ से बोली, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ अस्परा, और मैं तुम्हें बहुत जल्द इससे बहुत दूर ले जाऊंगा, मेरा वादा है। दानिश ने टिश्यू पेपर्स पर कुछ लिखते हुए कहा, जिस पर अस्परा ने धड़कते दिल के साथ इसकी जानिब देखा। ये मेरा नंबर है, मैं चाहता हूं तो मुझे कॉल करो, बाकी सब तो मैं वहां समझाऊंगा। दानिश ने टिश्यू पेपर अस्परा को पकड़ाते हुए कहा। दानिश, अस्परा, तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हें ढूंढ रहा है। अस्परा के कुछ बोलने से पहले दानिश बोला तो अस्परा ने बाहर की जानिब देखा, जहां वाकई में विक्टर इसे तलाश कर रहा था। तुम कैसे जानते थे हम किधर? मैं तुम्हें सब बता दूंगा, अभी बस जाओ, वो जल्दी से इसकी बात काटते हुए बोला, जिस पर अस्परा ने हाँ में सर हिलाया और टेबल से पानी की बोतल उठाकर बाहर की जानिब भाग गई। विक्टर, बाहर पहुंचकर अस्परा ने जल्दी से इसे पुकारा, जिससे विक्टर ने पलटकर इसे देखा तो इसकी आंखों में सुकून उतरा। क्या हुआ आपको? इसने अस्परा की हालत देखकर परेशानी से पूछा। सॉरी, मुझे यहाँ घुटन हो रही थी, पानी की शदीद तलब थी, इसलिए मैं खुद ही पानी ले आई, वो बोतल इसे दिखाते हुए बोली। आई एम सॉरी मैम, वो बोतल इसके हाथ से पकड़ते हुए बोला, जिस पर अस्परा अपने लब चबाकर रह गई और दोनों गाड़ी की जानिब बढ़ गए। कुछ ही देर में अस्परा घर में मौजूद थी। वो जल्दी से सीढ़ियां क्रॉस करके वॉशरूम में गई और शावर लेने लगी, क्योंकि इसके दिल और दिमाग में इस कदर वैरानी थी कि अगर वो शावर न लेती तो इसके दिमाग की नसें वैसे ही टेंशन से फट जाती। मतलब अब वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, इसका इकलौता ख्वाब मेरी वजह से टूट कर बिखर गया। अब वो कभी सही से चल नहीं पाएगा। वो रैंडम कपड़े पहनकर
वॉशरूम से बाहर आकर बेड पर गिरते हुए रो दी। मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ? जिस शख्स ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं इसका दिल जीतने में लगी हुई थी। जिसने मेरी आंखों के सामने मेरे फियांसे की टांग तोड़ दी, मेरे वालिदैन मेरी बहन को कैद कर लिया, मैं इसका दिल कैसे जीत सकती? वो तो मेरी नफरत के काबिल नहीं। अरहम, मैं तुम्हें तुमसे ही चुराकर बहुत अजियत दूंगी, बहुत ज्यादा। वो अपना आप खुद ही समेटती रोते हुए बोलने लगी। तभी इसे मेन गेट खुलने की आवाज आई तो वो जल्दी से ब्लैंकेट लेकर आंसू साफ करके आंखें बंद कर गई, क्योंकि वो जानती थी आने वाला कौन है। काफी देरी से अरहम के रूम में आने की आवाज सुनाई दी तो इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल दी। मैं जानता हूं तुम जाग रही हो। अरहम के अल्फाज पर अस्परा ने शीट पर अपनी गिरफ्त गुस्से से सख्त की, जबकि जुबान से एक लफ्ज नहीं कहा। वो आहिस्ता से इसके बराबर बैठ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर इसने अस्परा के हाथ से शीट ठीक कर दी। क्या हुआ है अस्परा? अरहम ने इसके गीले बालों से मुंह हटाते हुए पूछा। अस्परा ने नजर उठाकर इसकी पीच डार्क ब्लैक आंखों में देखा, जो हर तरह के जज्बात से खाली थी। इसका दिल किया अरहम के मुंह पर जोर से पंच मार दे, ताकि इसे भी एहसास हो वो इस वक्त इसी की वजह से कितनी अजियत में है। मुझे जवाब चाहिए, वो सदमेरी से बोला और साथ ही अस्परा के गले पर अपनी उंगली चलाने लगा, जबकि अस्परा बगैर पलक झपके इसके जानिब देखने लगी। ओह खुदाया, मैं क्या करूं? मैं लड़ सकती हूँ और ना मैं इसे कहीं दूर भाग सकती हूँ, और ना ही मैं इसे जाने बगैर इसके खिलाफ कोई कदम उठा सकती हूँ। अगर अभी मैंने कुछ किया तो ये मुझे पल में इस बिस्तर से 10 फुट जमीन के नीचे भेज देगा। अस्परा, मैं तुम्हें आज तुम जल्दी आ गए। इसने जब महसूस किया इसकी सांसें गुस्से से तेज चलने लगी हैं तो जल्दी से अपना हाथ इसके गाल पर रखकर नरमी से पूछने लगी, साथ अपने अंगूठे की मदद से इसके गाल से हिलाने लगी, जिस पर अरहम की आंखें नर्म पड़ी और अस्परा के लम्स पर इसका जिस्म रिलैक्स हो गया। मुझे विक्टर ने बताया आज क्या हुआ। आइंदा तुम ऐसी जगह पर नहीं जाओगी और ना ही इस पर कभी मुझसे बहस करोगी। अरहम ने दो टोक लहजे में कहा, जिस पर हामी सर हिलाकर रह गई। चलो उठो, खाना खाते हैं, इसने अस्परा का हाथ पकड़कर नीचे ले जाते हुए कहा। लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, अस्परा ने लब चबाते हुए बताया, क्योंकि पिछले दिनों से वो रोजाना अरहम के लिए खाना बना रही थी। क्यों? अरहम ने लिविंग रूम में दाखिल होते हुए पूछा। पता नहीं, शायद थकावट हो गई थी इसीलिए, वो अरहम की जानिब देखते हुए बोली, जो काउच पे बैठ चुका था। तुमने ये सारा सामान भी इसकी जगह पर नहीं रखा, अरहम ने शॉपिंग बैग्स की जानिब इशारा करते हुए कहा और साथ सेल निकालकर नंबर डायल करने लगा। मैं कल करूंगी, आज मूड नहीं है मेरा, अस्परा ने इन बैग्स के करीब बैठते हुए कहा। इधर आओ। अरहम ने इसे अपने करीब बैठने का इशारा किया और साथ ही कॉल पर किसी से बात करने लगा। अस्परा छोटे छोटे कदम उठाकर इसके बराबर में जाकर बैठ गई। कॉल पर बात करने के बाद अरहम ने सेल साइड पर रख दिया। मैंने मैक्सिकन का ऑर्डर दे दिया है, कुछ देर में आ जाएगा। तुम बताओ आज का दिन कैसा गुजरा? अरहम ने इसे कमर से पकड़कर खुद के सीने से लगाते हुए पूछा, जिस पर अस्परा ने अपनी टांगे उठाकर काउच पर रखी ताकि वह सुकून से बैठ सके। अच्छा गया, वो इसके सीने से लगी और आहिस्ता से बोली। बस अच्छा? अरहम ने इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछा। वो नरमी से बोली। लुक एट मी, अरहम ने कहा तो इसने जल्दी से इसके चेहरे की जानिब देखा, जहां इसकी आंखों में चमक सी थी, जिसका मतलब था वो बहुत अच्छे मूड में है। मुझे लग रहा है कुछ गलत है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अरहम ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जिस पर अस्परा के दिल में खौफ की लहर दौड़ी, मगर इसने अपने चेहरे को सीधा रखा, जरा बराबर भी वाज़ह नहीं होने दिया कि वो इसके सवाल पर डर महसूस कर रही है। नहीं अरहम, इसने जानबूझकर इसका नाम किया, क्योंकि वो जानती थी अरहम को इसके मुंह से इसका नाम सुनना कितना अच्छा लगता है। आज का तुमने सारा दिन बाहर गुजारा, क्या तुम्हें एक पल भी महसूस नहीं हुआ कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो या भाग सकती हो?
और हमने पुरसुकून लहजे में पूछा, लेकिन इसमें छुपी धमकी साफ झलक रही थी। नहीं, आज का दिन मैंने बहुत इंजॉय किया। जानते हो, मुझे फारिग वक्त में शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मैंने ग्रोसरी, स्नैक्स, फ्रूट्स खरीदे। मुझे लग रहा था मैंने तुम्हारा सारा कार्ट खत्म कर दूंगी। वो इसका हाथ पकड़कर उंगलियों के साथ खेलते हुए बताने लगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने कितने खर्च किए और कितने नहीं। और हमने इसके माथे को चूमते हुए कहा, जिस पर अस्परा खामोश रही और अरहम की धड़कनों की आवाज सुनने लगी। आज तुम बहुत खामोश हो। अरहम ने अस्परा के बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, कहीं ये खामोशी किसी तूफान के आने से पहले की तो नहीं। अरहम ने अस्परा के बाल मुट्ठी में जकड़कर इसका चेहरा ऊपर की जानिब करते हुए पूछा। अरहम, तुम भी ना। अस्परा ने इसके सीने पर मुक्का मारा। मुझे धोखा देने वाले लोग पसंद नहीं है, याद रखना। वो इसकी ठोड़ी को चूम कर उठ गया, क्योंकि इसकी तवज्जो नीचे होती डोर बेल ने खींची थी। प्लेट्स लगाओ, लगता है ऑर्डर आ गया। वो कहते लिविंग रूम से निकल गया, जबकि अस्परा अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को नॉर्मल करने लगी। 7 बजे तैयार रहना, हमें कहीं जाना है। अस्परा जो कपड़े समेट रही थी, अरहम की आवाज पर पलटकर इसकी जानिब देखा। किधर जाना है? इसने कपड़े वार्डरोब में रखते हुए पूछा। पार्टी, अरहम ने मसरूफ से अंदाज में कहा और साथ कीबोर्ड पर उंगलियां तेजी से चलने लगी। क्या तुम्हारी बर्थडे पार्टी है? अस्परा ने नासमझी से इसकी जानिब देखा, जिस पर अरहम ने लैपटॉप से नजरें हटाकर अस्परा को इन नजरों से देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम बेवकूफ हो? नहीं, मैं बर्थडे नहीं मनाता। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर वापस से अपने काम में मसरूफ हो गया। तो फिर पार्टी किस खुशी में है? वो कपड़ों को तरतीब देते हुए पूछने लगी। अल्बर्टो पार्टी दे रहा है, क्योंकि इसने काफी क्लब्स और पब्स खरीदे हैं इस साल में, और साथ इसका बिजनेस दुनिया में फैल रहा है, तो बस वही पार्टी दे रहा है। और हमने लैपटॉप बंद करते हुए उठते हुए कहा, तुम इस शख्स के लिए काम करते हो? असफरा ने तजस्सुस से पूछा। नहीं, मैं इसके लिए काम नहीं करता। हाँ, मगर इसे अपना बिजनेस चलाने के लिए हमारी मदद की जरूरत पड़ती है। These businessmen are nothing without us. वो आखिरी लाइन खुद से बड़बड़ाया, मगर अस्परा के कानों तक पहुंच गई। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी, इसने अरहम की जानिब देखते हुए कहा, जो टॉवल पकड़े वॉशरूम की जानिब बढ़ रहा था। ओह गॉड, अरहम, मैंने कितनी दफा कहा है अपनी चीजें समेटा करो, अब ये क्या तरीका है? अस्परा ने बेड को घूरते हुए कहा, जहां अरहम की पिस्टल, लैपटॉप और कुछ कागज बिखरे पड़े हुए थे। मैं कुछ कहा है, सुनाई दे रहा है? अरहम ने जब इसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया, तो वो चिढ़ते हुए बोली, लेकिन वो अपनी ही धुन में कंधे पर टॉवल डालकर ड्रेसिंग टेबल के ड्रायर खोलकर कुछ तलाश करने लगा। अरहम, मैं कुछ कह रही हूं, वो गुस्से से बोली। या वुमन, आई हेट यू। मैं कुछ देर तक रख देता हूं इन्हें सही जगह पर, अरहम ने कुछ तलाश करते हुए सुकून से कहा। ये सब क्या है? अरहम ने पूछा, तो अस्परा जो बेड पर पड़ी चीजें समेटने लगी थी, इसकी जानिब बढ़ गई। ये सब क्या है? लिपस्टिक, मस्कारा, आईलाइनर और बाकी सब बकवास, वो चिढ़ते हुए बोला और साथ सारी चीजें इधर उधर करने लगा। अरहम, मत करो, ये ड्रायर सिर्फ कॉस्मेटिक की चीजों से भरा पड़ा है। वो इसके करीब आकर बोली। हाँ, दिख रहा है, लेकिन मुझे इसमें से अपनी चीज नहीं मिल रही। वो सामने पड़ी चीजों को घूरते हुए बोला। क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं ढूंढ देती हूँ। अस्परा ने इसे बाजू से पकड़कर पीछे करते हुए कहा। परफ्यूम, ये रही। अस्परा ने पास ही पड़ी परफ्यूम की जानिब बढ़ी। ये नहीं यार, वो छोटी सी बोतल थी, डस्टी रेडिश कलर में। वो वापस से ढूंढने की कोशिश करते हुए बोला। वो परफ्यूम थी? अस्परा ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। हाँ, परफ्यूम थी, किधर रखी तुमने? अरहम ने जल्दी से सारी चीजें छोड़कर इसकी जानिब देखते हुए पूछा। ओ, एक्चुअली मैं ड्रायर की सफाई कर रही थी, तो वो इस कदर अजीब लग रही थी, मुझे लगा कोई तेल है जो एक्सपायर हो चुका है, इसने कहकर अरहम की जानिब देखा, जो इसे ही घूर रहा था। आई मीन इट लुक अ फ्यूल, सो आई थ्रो इट।
अस्परा ने लब चबाते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो? वो इतर था और जानती हो किस कदर महंगा था? वो तो इतनी आसानी से मिलता भी नहीं। वो एकदम सदमे से बोला। सॉरी, वो मिनमिनाई। सॉरी का क्या करूं? अस्परा, ये देखो, सब लड़कियों के कॉस्मेटिक से भरा पड़ा है। हेल, मैंने कभी किसी औरत की आइटम्स को अपने कमरे में नहीं रखा था, और अब देखो, औरतों वाले कपड़े, परफ्यूम, शूज वगैरह। वो एक एक चीज इसे दिखाने लगा, जबकि अस्परा की आंखों में जिंदगी साफ दिखने लगी। और हाँ, तुम्हारे ये डोंट यू डेयर। और क्या तुम भूल गए? तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे लिए सारे बुटीक खरीद लाए थे, और रैक पर परफ्यूम्स भी तुमने खुद सजाई हैं। और लेकिन शायद तुम भूल रही हो, ये सब मैंने नहीं बल्कि तुमने। और हम जैसे टोकते हुए इसकी प्राइवेट चीजों की जानिब इशारा करते हुए बोलने लगा था। अस्परा ने जल्दी से आगे बढ़कर इसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, साथ इसके गाल दहकने लगे। मुझे अच्छा लगता है जब तुम ब्लश करती हो। Your cheeks glow a beautiful shade of red. That I will never get tired of saying. और हमने इसके हाथों को मुंह से पीछे हटाकर इसको कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए सरगोशीनुमा अल्फाज में कहा, जिस पर अस्परा का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने शौक से अरहम की जानिब देखा, क्योंकि वो ऐसे कुछ मोहब्बत से पहली बार इसे कह रहा था। अस्परा की आंखों में शौक देखकर अरहम को अपनी बात का एहसास हुआ, तो वो जल्दी से अपने एक्सप्रेशन को सदमहरी का लबादा ओढ़कर इसे खुद से दूर करके वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। जबकि अस्परा के दिल को तकलीफ हुई इसे यूं छोड़कर चले जाने पर। उफ, अस्परा, क्या मसला है तुम्हें? तुम हर दफा इसके इर्द गिर्द इतनी बेबस क्यों हो जाती हो? डोंट फॉरगेट योर माइंड। वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी और साथ बेड पर बिखरी चीजें समेटने लगी। क्या पता इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिल जाए। सामने पड़े डॉक्यूमेंट्स की जानिब देखते हुए अस्परा ने सोचा और साथ ही वो चेक करने लगी, मगर इनमें से कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि वो सब बस प्रॉपर्टीज के लीगल पेपर्स थे। इसने लैपटॉप की जानिब देखा जहां मगर वो पासवर्ड मांगने लगा। क्या हो सकता है इसका पासवर्ड? कौन हो सकता है अरहम के दिल के बहुत करीब? वो सोचने लगी। मैं तो ये भी नहीं जानती अरहम के मामा पापा किधर हैं, भाई बहन सब। मुझे तो किसी का भी नाम नहीं पता, तो पासवर्ड खाक खोलूंगी। फला जी, अरहम को कैसे सुलझाऊं, कैसे पता लगाऊं इसका? वो लैपटॉप को घूरते हुए दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारने लगी। तभी से वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई, तो इसने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और बेडशीट ठीक करने लग गई। तुम ब्लैक के अलावा कोई और रंग क्यों नहीं पहन सकते? अस्परा ने जब देखा अरहम ने वापिस से ब्लैक कलर का सूट निकाला है, तो वो सूट की जानिब देकर कहने लगी, जबकि इसने अरहम की जानिब देखने की गलती भी नहीं की। आई लव ब्लैक, जानती हो, लेकिन मैं थक चुकी हूं तुम्हें एक ही रंग के लिबास में देख देख कर। अस्परा ने बेडशीट सेट करते हुए कहा और साथ ही पास पड़े जग का गिलास में पानी डालकर पीने लगी। क्या तुम ऐसे मुझे ये कहना चाह रही हो कि मैं इस घर में सिर्फ टॉवल में घूमूं, बगैर कपड़ों के? अरहम की बात पर अस्परा जो पानी पी रही थी, सारा पानी इसके मुंह से बाहर निकल गया, जबकि वो दिल पर हाथ रखकर खांसने लगी। व्हाट? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अस्परा ने पलटकर इसे घूरते हुए कहा और साथ ही इसकी धड़कनें बढ़ने लगी। जाहिर सी बात है, अब मेरे पास ब्लैक कलर के अलावा किसी और रंग का लिबास है ही नहीं, फिर इसे ही पहनूंगा ना। समझ रहा हूं मैं सब अस्परा, तुम्हारी जो ये ख्वाहिशात है ना। वह शरारत से बोला, इन योर ड्रीम्स। वो कहकर धड़कते दिल के साथ कमरे से नीचे की जानिब भागी, जबकि इसे अपने पीछे अरहम का कहकर साफ सुनाई दिया, लेकिन वो खुद को नॉर्मल करके किचन में कुछ बनाने के लिए, ओके, मैं 7 बजे आ जाऊंगा, तैयार रहना। वो नीचे आकर इसकी जानिब देखते हुए नरमी से बोला और फिर बाहर निकल गया। 7 गाउन, याल्ला, 7 गाउन में ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे अब एक भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी अरहम आता ही होगा, क्या करूं? वो जो खुद से ही बड़बड़ाई थी, से बाइक के घर में दाखिल होने की आवाज सुनाई दी, तो इसका दिल खौफ से धड़कने लगा। अभी तक तैयार नहीं हुई? अरहम ने कमरे में दाखिल होकर मायूसी से कहा, मुझे कोई लिबास ही नहीं मिला। वो चेहरा नीचे झुकाते हुए बोली, ये सब काफी नहीं है? चलो मैं तुम्हें कल शॉपिंग पर ले जाऊंगा, जो दिल करे खरीद लेना, लेकिन अभी इन्हीं में से कोई पहन लो। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, नहीं,
ये बहुत हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं और क्या नहीं। वो नर्वस होते हुए बोली, ये पहन लो, मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। तुम तैयार चाहिए हो मुझे। वो एक ड्रेस इसकी जानिब बढ़ाता हुआ बोला, और हाँ, मुझे नहीं लगता ये मुझ पर अच्छा लगेगा। वो लब भींचते हुए बोली, जस्ट वेयर इट, व्हाटएवर यू से सर। वो मुंह फुलाते ड्रेस पकड़ते हुए बोली, जिस पर अरहम ने पलट कर इसकी जानिब देखा, डोंट प्ले विद मी टेस्फोरो। अरहम ने आबरू चुकाए, मैंने क्या किया? जैसे हर वक्त हुक्म देते हो, मुझे मेरे सर ही लगते हो, बस इसीलिए बोल दिया। ओ आई सी, अगर स्टूडेंट बात ना माने तो फिर इसे सजा भी मिलती है, राइट टेस्फोरो? और हमने इसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा, जिस पर अस्फरा ने अपना थूक निकला, मैं बस पहन रही हूँ, प्लीज तुम भी फ्रेश हो जाओ। अस्फरा जल्दी से अपना ड्रेस पकड़कर चेंजिंग एरिया की जानिब भाग गई। वो जल्दी से ब्लैक गाउन पहनकर बाहर आई और मेरे के सामने स्टूल पर बैठकर खुद का मेकअप करने लगी। लाइट सा मेकअप करने के बाद इसने अपने बालों को हल्के कर्ल डालकर अपनी कमर पर खुले छोड़ दिया। आई थिंक लिपस्टिक मुझे रेड लगानी चाहिए, अस्फरा ने अपने फाइनल लुक मिरर में देखते हुए कहा और साथ ही हाथ बढ़ाकर ब्लड रेड लिपस्टिक लगाने लगी। इसी वक्त इसकी नजर मिरर से अरहम की अक्स पर पड़ी, जो ब्लैक जीन्स पहने, जिसकी बेल्ट पर शेर की सिंबल थी, साथ व्हाइट शर्ट और इसके ऊपर ब्लैक कोट था। परफेक्ट। अस्फरा की नजर जब इससे हटना मुश्किल होने लगी तो वो इस बगैर सोचे समझे बोल गई, क्योंकि वो सरता पांव तक ही इसे दिलकश लग रहा था। अभी ज्वेलरी भी नहीं पहनी, मैं क्या करूं इस लड़की का? वो इसे घूरते हुए बोला और साथ ही इसके करीब खड़े होकर खुद पर परफ्यूम छिड़कने लगा, जबकि अस्फरा एक ट्रांस से बाहर निकली और जल्दी से डायमंड के टॉप्स अपने कानों में डालने लगी। चलें। जब अरहम ने देखा वो तैयार हो गई तो इसके सामने अपना हाथ फैलाते हुए बोला, जो अस्फरा ने धड़कते दिल के साथ थाम लिया। वो इसकी संगत में चलती सीढ़ियां उतरती नीचे आई और कुछ ही देर में वो दोनों गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए निकल गए। अरहम गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रोककर इसमें से बाहर निकला और अस्फरा का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हो गया, जहां लोगों की चहल पहल थी। मगर इन दोनों के घर में दाखिल होने की देर थी। जहां जहां से गुजरते लोगों की निगाहें इनकी जानिब उठी। काफी लोगों ने आगे बढ़कर अरहम से मिलना चाहा, मगर वो सबको इग्नोर करता आगे बढ़ने लगा। अरहम एक आदमी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, जिसकी इसकी जानिब पुश्त थी, मगर इस शख्स ने जैसे ही पलट कर देखा, सामने अरहम को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। तुम्हारा इंतजार था, शुक्र है तुम इस पार्टी को अपनी आमद से रौनक बख्शी। इस शख्स ने अरहम और अस्फरा की जानिब बढ़कर अरहम को गले लगाते हुए कहा, तो तुम वो खुशकिस्मत लड़की हो जिसने हमारे खूबरू को चुरा लिया है। इस शख्स ने अरहम से पीछे हटकर अस्फरा की जानिब देखते हुए मुस्कुराकर कहा, जिस पर वो नजरें झुका गई। तो अरहम, शिपमेंट सब तैयार है? इस शख्स ने वापिस से अरहम की जानिब देखते हुए पूछा। आधी रात तक इंपोर्ट हो जाएगी, वो स्पॉट लहजे में बोला। गुड गुड, मैंने तुम्हारी सर्विस पर कभी शक नहीं किया, इस आदमी ने हंसते हुए कहा। होना भी नहीं चाहिए लेब्रोटो, अरहम ने सुकून से कहा। हाँ हाँ सही कह रहे हो लेब्रोटो, जल्दी से बोलो, क्योंकि वो अरहम के मूड के साथ रिस्क नहीं ले सकता था। गुड, वो कहकर अस्फरा का हाथ पकड़कर काउचेस की जानिब बढ़ गया, जहां अली अहमद और जैन बैठे हुए थे। अरहम, अहमद ने मुस्कुराते हुए पुकारा, मैं आइंदा इन स्टूपिड पार्टीज में कभी नहीं आऊंगा। वो सुलगते हुए लहजे में कहकर काउच पर बैठ गया, साथ अस्फरा को भी अपने बैठने का इशारा किया, जिस पर वो इसके साथ ही बैठ गई। ये पार्टी सी होती है जहां तुम हसीन लड़कियों को ढूंढकर इनके साथ सेट हो सकते हो। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें ऐसी पार्टी से नफरत क्यों है। अहमद ने एक ग्रुप की लड़कियों की जानिब आंख मारते हुए कहा, जो इनसे सामने वाले टेबल पर बैठी हुई थी, जिससे उन्होंने हंसकर इसकी जानिब देखा, जबकि पास बैठे जैन ने इसके कंधे पर मुक्का जड़ दिया। स्कॉच। जब वेटर करीब आया तो अरहम ने कहा, रिलैक्स यार, मुझे भी ऐसी पार्टीज पसंद नहीं, इससे बेहतर तो कैसीनो होता है। जैन ने नरमी से कहा। मुझे भी। अली ने भी जैन से के साथ हामी भरी। अहमद, तुम अंगोला के लिए कब निकल रहे हो? अरहम के सवाल पर अहमद ने झटके से इसकी जानिब देखा। पीर को। वो वापिस से लड़कियों की जानिब देखते हुए बोला, जो इसे ही देख कर मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारी आंखें बाहर किसी अंधे को डोनेट कर दूंगा अगर तुमने इन लड़कियों को देखना बंद नहीं किया तो। और हमने इसे वार्न किया। सीरियसली स्कॉर्पियो? अहमद ने सदमे से इसकी जानिब देखा, जिस पर पास बैठे जैन, अस्फरा और अली मुस्कुराने लगे।
डेड सीरियसली। अरहम ने इसे चैलेंज किया। ओह कम ऑन मैन, एक इंसान की जाती जिंदगी होती है एंजॉय करने के लिए। वो मुंह सोड़ते हुए बोला। मैं चाहता हूं कल तुम अंगोला के लिए निकलो। इसकी बात का नजरअंदाज करता हुआ बोला। नहीं, ये नामुमकिन है अरहम, सैन जल्दी से बोला। लेकिन क्यों? अरहम ने आबरू झुकाया। वहां के हालात ठीक नहीं है, मुसलसल गोलियां चल रही हैं इधर। वहां की पुलिस का मानना है इन सब के पीछे माफिया है। वह अल्कोहल का सिप लेते हुए बोला। पुलिस ने कब से इन मामलात को देखना शुरू कर दिया? वैसे भी किसी ने इतनी हिम्मत नहीं कि नंदामनी के इलाके में कदम रख सके। अरहम ने कहा तभी वेटर इसकी स्कॉच और ग्लास लेकर इसकी जानिब बढ़ा। करेक्शन, वो न्योता का इलाका है, नंदामनी का नहीं। और यकीन करो न्योता अपने लोगों के दिलों में खौफ वैसे पैदा करने में फेल हो गया जैसे इसके बाप ने किया था। सैन ने अरहम की जानिब देखते हुए कहा। जब से नंदामनी का कत्ल हुआ सब कुछ बहुत पेचीदा होता जा रहा है। अरहम ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। तभी अस्परा का ध्यान डायमंड बिजनेस पर गया, जिसके बारे में अरहम ने इसे बताया था कि इसके मालिक की डेथ हो गई है और अब इसकी जगह इसका बेटा संभालेगा। अरहम रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सैन ने अरहम को उलझा देखकर तो वो बोला। क्या सब खाक ठीक हो जाएगा? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरे घर पर हमला हुआ है? लोग भूलते जा रहे हैं आखिर स्कॉर्पियो है क्या। इनके दिल से खौफ खत्म होता जा रहा है और मैं चुप हूं। लोग सर पर सवार होते जा रहे हैं। यकीन करो मैं वापस से अपनी धुन में आया तो इस चहकती खिलखिलाती दुनिया को जहन्नुम बनाने में 2 पल नहीं लगाऊंगा। वो सुलगते हुए लहजे में बोला। अरहम रिलैक्स हो जाओ यार, हम इस बॉस को नहीं पकड़ पाए लेकिन इस ग्रुप के लीडर को उठा लिया है जिसने घर पर हमला किया था। सैन ने नरमी से कहा। डैम, मेरा दिल कर रहा है इसी जीट के दिल में वैसे ही गोली उतारूं जैसे इसने मुझे मारी थी। अली ने दांत पीसते हुए कहा। इडियट, फिर तुम यहां बैठे नहीं होते बल्कि मर चुके होते अगर इसने तुम्हारे दिल में गोली मारी होती। अहमद ने इसके सर पर थप्पड़ लगाते हुए कहा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है वो लोग अहमद पर हमला करेंगे जबकि अंगोला के लिए निकलेगा, जबकि इनका लीडर हमारे कब्जे में है? सैन ने सवालिया नजर से अहमद की जानिब देखा। सारी सी बात है कि वो करेंगे ताकि डायमंड से मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, लेकिन मैं मरकर भी नहीं इसके बारे में मालूमात नहीं दूंगा। वो मजबूत लहजे में बोला। इसीलिए मैं कह रहा हूं अहमद के साथ जाओ। अली जल्दी से बोला। लेकिन मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा रहा, मैं पहले ही जख्मी। अहमद ने इसके पेट पर मुक्का जड़ते हुए कहा, जिस पर अली ने इसे घूरा। मैं ठीक हूं अरहम। अली बड़बड़ाया जबकि अरहम इन दोनों को इग्नोर करके जैन से कुछ बात करने लगा, जबकि अहमद उठकर इन लड़कियों की जानिब बढ़ गया जो इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। हेलो अस्परा, अली ने अस्परा की जानिब देखते हुए कहा जब चुप करके अरहम का चेहरा देख रही थी। हेलो अली। अस्परा ने इसकी नकल उतारी जिस पर वो हंस दिया। अस्परा मैं बस आता हूं, तुम अली के साथ ही रहो, सारा काम है। अरहम इसके बोलने का मौका दिए बगैर जैन के साथ उठकर चला गया, जबकि अस्परा को जैन का रवैया भी आज कुछ अजीब सा लगा। यू लुक ब्यूटीफुल भाभी, अली ने विक्सी ग्लास में डालते हुए कहा। शुक्रिया, ये ड्रेस अरहम ने सिलेक्ट किया है। अस्परा ने अरहम की जानिब देखते हुए कहा जो इसकी नजरों से ओझल हो रहा था। अस्परा, वो सामने तुम्हें आदमी नजर आ रहा है जिसके हाथ में टोपी है? अली ने एक आदमी की जानिब इशारा करते हुए पूछा जिसकी उम्र 50 से ज्यादा थी। हाँ क्यों, इसे क्या हुआ? अस्परा ने इस बूढ़े आदमी को देखते हुए पूछा। इसने 20 साल लड़की के साथ जबरदस्ती शादी की है। लड़की देख रही है जो इसके पीछे खड़ी है, वो इसकी बीवी है। व्हाट? इसने पुलिस में इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई? अस्परा ने सदमे से इस प्यारी सी लड़की को देखा। इसने करवाई, जिसके तौर पर इस आदमी ने इसके माँ बाप को कत्ल कर दिया और इसे जबरदस्ती उठा ले आया। इस तरह पुलिस ने केस बंद कर दिया। वो इस आदमी को नफरत से देखते हुए बोला। ही इज अ मॉन्स्टर। अस्परा ने गुस्से से कहा। वो लड़की इसके मरने का इंतजार कर रही है, तुम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते? मैं इसकी जगह होती तो अब तक इस बूढ़े आदमी को जहर देकर मार चुकी होती। अस्परा ने सुलगते हुए इसके लहजे में कहा। मैं क्या मदद करूं? इस दुनिया में मर्द ऐसे ही हैं, मॉन्स्टर। वो सारे लोगों की जानिब देखते हुए बोला। नो वंडर, अरहम भी ऐसा ही है, मॉन्स्टर। इसके दिल में भी रहम नहीं है। अस्परा ने लब चबाते हुए कहा, जिस पर अली ने पलटकर अस्परा की जानिब देखा मगर खामोश रहा। तो तुम अरहम के लिए काम करते हो?
اسپرا نے خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ نرمی سے بولا۔ تو پھر؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم سب اپنے باس کے لیے کام کرتے ہیں جو ابھی یہاں موجود نہیں ہے، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب یہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب اسی کے لیے کام کرتے ہیں؟ نہیں، سب نہیں، ہاں مگر بہت سے۔ ہر ملک کا اپنا سربراہ ہوتا ہے۔ تمہیں یاد ہے بنجامن جس سے ہم لاسٹ ٹائم ملے تھے کسینو میں؟ ہاں جانتی ہوں، وہ یوکے پر حکومت کرتا ہے۔ تو پھر یہاں کا باس کون ہے؟ اسپرا نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کا نام… اس سے پہلے علی نام بتاتا کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی لوگوں کی چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ ان دونوں نے جلدی سے نظر اٹھا کر بائیں جانب دیکھا جہاں لوگ خوف سے کانپ رہے تھے اور ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اسپرا دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑی ہوئی اور اس کی نظر سامنے زمین پر گرے باڈی پر سے ٹکرائی جس کے سر سے خون بہ کر زمین پر گر رہا تھا۔ چلو اسپرا، ہمیں نکلنا ہے، علی نے پریشانی سے اسے پکارا مگر وہ کپ کپاتے جسم اور پتھرائی آنکھوں سے زمین پر گرتے وجود کو دیکھنے لگی۔ اسپرا چلو! وہ چیخا اور اس کا بازو پکڑ کر دوسری جانب بھاگنے لگا جبکہ اسپرا کے ہاتھ میں موجود ڈرنک کا گلاس گر کر اس کے ڈریس کو بھگو گیا۔ علی ویٹ! علی ویٹ! جب گولیوں کے چلنے کی آواز تیز ہو گئی اور گارڈ جلد ہی پارٹی ایریا سے داخل ہو کر مہمانوں کو محفوظ ایریا کی جانب بھیجنے لگا تو اسپرا نے ہوش میں آ کر علی سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا۔ نہیں اسپرا، ویٹ کرنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں جلد سے جلد کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا ضروری ہے۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے بولنے لگا۔ لیکن ارہم ابھی باہر ہے، وہ واپس نہیں آیا۔ ارہم اور زین دونوں ہی، وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگے۔ تم فکر مت کرو، وہ دونوں اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ چلائی اور اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ اسپرا باز آؤ، یہ وقت نہیں ان سب کا، علی نے اسے فون کیا۔ نہیں آؤں گی باز، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ ارہم یہاں نہیں ہے، وہ باہر ہے، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی جس پر علی نے لمبا سانس کھینچا اور لوگوں کی جانب دیکھا جو ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل کر اپنی جان بچانے میں مصروف تھے۔ Why the hell are you worried about him؟ جہاں تک میں جانتا ہوں تم بس اس سے کسی طرح دور بھاگ جانا چاہتی ہو، پیچھے پریشان ہونے کا ڈرامہ کیوں؟ وہ اس جگہ رک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے صدمے سے بولا جس پر اسپرا نے خوف سے اس سے 2 قدم دور لیے۔ پھر علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لوگوں کو سائڈ پر کرتے گھر کے اندر داخل ہو گیا جبکہ اسپرا اس کے بعد خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگی اور جلد ہی وہ دونوں کچن میں موجود تھے، بالکل خاموش۔ اسپرا، ذرا بھی آواز نہ آئے۔ جب باہر سے لوگوں کے چلنے کی آواز کم آنے لگی تو علی نے آہستگی سے کہا اور کچن کی گلاس وال کی جانب بڑھ گیا جہاں باہر لان کا منظر صاف دکھائی دینے لگا۔ اسپرا بھی دبے قدم چلتی اس کے برابر جا کھڑی ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی جہاں اس کی نظر ارہم کی پشت سے ٹکرائی جس کے سامنے احمد، زین اور لبرٹو دائرے کی شکل میں سر نیچے جھکائے کھڑے تھے جیسے کہ ان لوگوں کے درمیان میں پڑی کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے علی؟ اسپرا نے باہر اور پھر علی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال میں انہوں نے کسی کو پکڑا ہے، وہ دیکھو سامنے۔ علی نے سامنے کی جانب اشارہ کیا جہاں ارہم تھوڑا سا پیچھے ہوا تو زمین پر گھٹنے کے بل پڑا ہوا شخص نظر آیا جو ارہم کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں رکو اور شور مت کرنا، نہ ہی میرے پیچھے آنا، وہ کہتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ لیکن میں… یہاں رہو، علی نے اسے ٹوکتے ہوئے سختی سے کہا جس پر اسپرا لب بھیج کر رہ گئی اور اس کے چلے جانے کے بعد واپس سے سامنے کا منظر دیکھنے لگی جہاں ابھی علی پہنچا تو احمد اسے کچھ بتانے لگا جو کافی دور کھڑی اسپرا سننے سے قاصر تھی مگر اس نے محسوس کیا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھے شخص نے ان کی بات پر کہکا لگایا جس کے چہرے پر ذرا برابر بھی خوف نہیں جھلک رہا تھا جبکہ اس کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور باقی جسم کے بھی کافی بری حالت تھی۔ اسی لمحے ارہم نے نیچے جھک کر اس کے منہ پر زوردار پنچ مارا جس سے وہ زمین پر گرا۔ احمد نے آگے بڑھ کر ارہم کو اس کے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا مگر وہ آگے بڑھ کر اس شخص کے بال مٹھی میں جگڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا لیکن بجائے ڈرنے کے اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا اس شخص کو خود پر رحم نہیں آ رہا؟ کیا یہ نہیں جانتا سامنے کون سا جلاد اس کے بیٹھا ہے؟ اسپرا اس شخص کو مسکراتے دیکھ کر خود سے ہی بڑبڑانے لگی لیکن تبھی اس نے محسوس کیا جیسے اس شخص کی مسکراہٹ سمٹی ہو۔ اس کی نظریں زین کی جانب گئیں جو جیب میں ہاتھ ڈالے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس شخص نے زین کو دیکھنے کے بعد واپس سے ارہم کی جانب دیکھا۔ سارے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے اس شخص کو دیکھنے لگے جبکہ وہ صرف ارہم کو ہی دیکھنے لگا۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ناول کو سنتے رہیے گا اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیے گا۔ فی امان اللہ۔